हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग थ्री टर्म की बात करेंगे। सबसे पहला जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तीनों जो टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। तो आज के सेशन में हम लोग इन तीनों सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोनिक या फिर इसी को आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब आइसोटोनिक या फिर आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए अपने पास यहाँ पर दो सॉल्यूशन है। ठीक है, दो बीकर लिया हमने। ठीक है, इसमें कोई भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मान लो बीकर ए है और सपोज इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई 1 है। कोई दूसरा हमने एक बीकर ले लिया, इसमें भी कोई एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें भी कोई एक सॉल्यूशन है, इसको मैंने बी नाम दे दिया और सपोज इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई 2 है। ठीक है, तो आइसोटोनिक या फिर आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो। तो मतलब इन दोनों सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन तब बोलेंगे जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक या फिर आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, टू सॉल्यूशंस which have equal osmotic pressure, ठीक है, और called isotonic solution, ठीक है, बात समझ में आई। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो। मैंने ए बी दो बी कर लिया, एक ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज पाई 1 है, दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। ये दोनों आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन तब बोले जाएंगे जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो। बात समझ में आई। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें कि आरबीसी, ठीक है, ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है, आपको पता ही होगा। तो आरबीसी और प्लस आप 0.91% W/V NaCl सोल्यूशन ले लो, NaCl सोल्यूशन ले लो। तो ये दोनों क्या होते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। मतलब इसका जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसका जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड एग्जांपल जो है 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन ले लो। H2SO4 का सोल्यूशन ले लेते हैं प्लस 0.3 मोलर ग्लूकोज का सोल्यूशन ले लो। ठीक है, ग्लूकोज का सोल्यूशन ले लो। तो ये दोनों सोल्यूशन भी क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं या फिर आइसोऑस्मोटिक सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब आइसोटोनिक क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, तो क्या अगर दो सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो क्या सॉल्वेंट का फ्लो होगा, ठीक है, दोनों सोल्यूशन में कि नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए चलिए हम इस एग्जांपल को ले लेते हैं। मान लीजिए अपने पास क्या है, एक बीकर है। ठीक है, एक बीकर हमने बना लिया और इसमें मैंने क्या लिया, 0.91% W/V NaCl सोल्यूशन ले लिया। मान लीजिए इसमें हमने क्या ले लिया, 0.91% W/V। इस सोल्यूशन हमने क्या लिया, 0.91% W/V NaCl सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम आरबीसी, मान लीजिए सपोज ये क्या है, आरबीसी। ठीक है, ये क्या हो गया, आरबीसी हो गया। तो आरबीसी भी क्या, जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इस सोल्यूशन में जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों इक्वल है।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, न तो सॉल्वेंट इधर से इधर फ्लो करेगा और न ही सोल्यूशन से इधर फ्लो करेगा और न ही आरबीसी से सोल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आरबीसी को हम इतना 0.9% W/V, ठीक है, W/V NaCl सोल्यूशन ले लो और आरबीसी को इसमें डाल दो, तो इसमें डालोगे, इसमें अगर सोल्यूशन में हम इसको डिप किया आरबीसी को और इसके बाद भी निकालोगे तो इसके स्वेलिंग या फिर श्रिंकेज कुछ नहीं होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्लो इधर से भी नहीं होगा, ना तो इधर से इधर होगा और ना ही क्या होगा सोल्यूशन से आरबीसी की तरफ होगा। तो आरबीसी न तो यहाँ पर श्रिंक होगा और न ही क्या होगा स्वेलिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, इसमें भी हम जैसे मान लीजिए आरबीसी का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इस सोल्यूशन में कितना पाई 2 है, यहाँ पर दोनों केस में क्या होगा पाई 1 इक्वल टू क्या होगा पाई 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर न तो आरबीसी में श्रिंकेज होगा और न ही यहाँ पर स्वेलिंग होगा। तो ये सोल्यूशन क्या हो गए आइसोटोनिक सोल्यूशन हो गए। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये एग्जाम्पल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा आइसोटोनिक सोल्यूशन है, तो एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा जिसपे डेरिवेशन जिसपे न्यूमेरिकल आता है वो हम वहाँ पे पॉइंट नोट कर लेते हैं। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म करें दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा पाई 1 इक्वल टू क्या होगा पाई 2 होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है एम आर टी, मतलब M1 RT इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 RT हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर RT क्या है मान लो सपोज कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन में कंडीशन देगा R तो यहाँ पर कांस्टेंट है, दोनों तो कैंसिल आउट हो गए R। अब टेम्परेचर अगर डिफरेंट है टेम्परेचर हम लेके चलेंगे। अगर टेम्परेचर मान लीजिए क्वेश्चन में सेम दिया मतलब ये भी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया और ये M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। और M क्या होता है मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी क्या होता है N1 बाई क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा N2 बाई V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट दे दे, अगर डिफरेंट दिया तो लेके चलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन दे दे कि वॉल्यूम भी क्या है दोनों का इक्वल है तो ये भी क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या मिला N1 इक्वल टू N2 मिला। अब इसको अगर हम करेंगे तो ये क्या है N1 N2 मोल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा W1 अपॉन M1 हो जाएगा इक्वल टू W2 अपॉन M2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बोल देगा कोई दो सोल्यूशन है वो दोनों क्या है एक दूसरे के आइसोटोनिक सोल्यूशन है, एक का सॉल्यूट का वेट बता देगा नेम दे देगा मोलर मास, दूसरे सॉल्यूट का नेम दे देगा आपसे पूछ लेगा कि अगर ये दो सोल्यूशन आइसोटोनिक है तो बताइए जो सेकेंड सोल्यूशन है उसका वेट कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान दीजिए। इसी पे क्वेश्चन आते हैं आइसोटोनिक में। बाकी हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक में कंडीशन और एग्जाम्पल बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल फॉर्म जो है आइसोटोनिक सोल्यूशन का। ओके, तो यहाँ पर आइसोटोनिक सोल्यूशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल है 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन एट 300 केल्विन टेम्परेचर, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl शुड बी डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सोल्यूशन सो दैट इट बिकम आइसोटोनिक विथ यूरिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि बोल रहा है कि यहाँ पर दो सोल्यूशन है। ठीक है, एक यहाँ पर क्या है यूरिया है, यूरिया कितना है 6 ग्राम यूरिया को इसमें डिजोल्व कर रहा है और यहाँ पर क्या है 2 लीटर सोल्यूशन है। दूसरा कंडीशन ये दे रहा है कि एक और बीकर है जो कि NaCl का सोल्यूशन है। ठीक है, ये क्या है NaCl का सोल्यूशन है और इसका वॉल्यूम कितना 5 लीटर दिया है। तो बोल रहा है कि इसमें और टेम्परेचर यहाँ पर देखिए एक ही टेम्परेचर दिया है कितना 300 केल्विन, मतलब दोनों के लिए टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन दोनों के लिए कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इसमें NaCl का कितना यहाँ पर वेट हम ग्राम डिजोल्व करें कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो कंडीशन क्या दिया है आइसोटोनिक सोल्यूशन दिया है। तो आइसोटोनिक के लिए हमने अभी अभी देखा कि दोनों सोल्यूशन का पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई 2, ये किसका है यूरिया का है और ये किसका है NaCl सोल्यूशन का है। तो यहाँ पे फॉर्मूला को हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा M1 RT हो जाएगा
इक्वल टू यहाँ से क्या M2RT हो जाएगा। मैंने T1 T2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या 300 केल्विन ही दिया है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट। अब ये क्या होता है N1/V1 इक्वल टू क्या होता है N2/V2। वॉल्यूम दोनों का डिफरेंट डिफरेंट दिया है, तो यहाँ पर यूरिया के लिए 2 लीटर एंड NaCl के लिए 5 लीटर। इस हमें वेट पूछा है तो ये स्मॉल को भी एक्सपेंड करना होगा, तो यहाँ से क्या W1/M1 इंटू क्या V1 इक्वल टू यहाँ से क्या होगा W2M2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से V2 हो जाएगा। एक चीज हमें और ध्यान रखना होगा, अभी हालांकि हम लोग ने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, वेन हैव फैक्टर। तो यूरिया जो होता है वो उसका न तो डिसोसिएशन होता है न तो एसोसिएशन होता है। वेन हैव फैक्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको I से डिनोट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा जानना होगा कि यूरिया के लिए I की वैल्यू जो होती है वो, यूरिया की I की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और कोई अगर सॉल्ट है जैसे यहाँ पर NaCl है तो इसका I कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये 2 आयन में क्या होगा ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ से NaCl की I की वैल्यू क्या होगी, 2 आयन है तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी। यूरिया क्या होता है ना तो डिसोसिएट होता है ना तो एसोसिएट होता है, तो I की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, तो ये सब के लिए क्या होता है डिकम्पोजिशन या एसोसिएशन नहीं होता है, तो I की वैल्यू 1। कोई अगर सॉल्ट है तो आयनाइज होगा, तो जितने आयन्स होंगे वही होती है I की वैल्यू। ये हम लोग टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में वेन हैव फैक्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, I का मल्टीप्लीकेशन दोनों तरफ करके करना होगा। तो यहाँ पर I करोगे तो 1 इंटू ग्लूकोज यूरिया का क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर NaCl है तो यहाँ पे क्या होगा I की वैल्यू 2 होगा। इसमें क्या करेंगे हम ये मल्टीप्लाई करके चलेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू और यहाँ पे क्या 1 इंटू। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, वैल्यू पुटअप करोगे तो W1 कितना दिया 6 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ यूरिया आपको पता होना चाहिए 60 होता है, इंटू वॉल्यूम कितना 2 लीटर इक्वल टू यहाँ पर I की वैल्यू NaCl के लिए 2 दिया है, तो 2 इंटू वेट हमें W2 निकालना है डिवाइड बाई NaCl का मोलर मास 58.5 होता है इंटू 5 लीटर दिया है। तो यहाँ से जब हम W2 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 58.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 60 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना 10 की जगह कितना 60 आ जाएगा, तो 58.5 इंटू 5 डिवाइड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 10 कितना 40 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर 7.31 ग्राम आ जाएगा। तो W2 जो NaCl है अगर हम 7.31 ग्राम इसमें मिला दें तो इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल इसी तरह से आते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आइसोटोनिक पे ही आएगा, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो उस पर एग्जाम्पल ध्यान रखना और क्या होते हैं ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, और आइसोटोनिक पे इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होते हैं। जैसे मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ज्यादा है और एक का कम है, तो जिसका कम होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और जिसका ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेम से ही पता चला हाइपर का मतलब क्या होता है, जैसे ज्यादा गुस्से वाले होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपर है। तो हाइपर का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन विच है लेस ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो गया, सॉल्यूशन विच हैव लेस ऑस्मोटिक प्रेशर with respect to other solution। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और जिसका ज्यादा होगा उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर अभी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने RBC ले लिया, ठीक है, और प्लस लेस देन 0.91% W/V NaCl सॉल्यूशन ले लीजिए, NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो
तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए अपने पास यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है, और इसमें हमने क्या ले लिया, इसमें हमने ले लिया लेस देन 0.91% W/V NaCl सॉल्यूशन ले लिया। और इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें RBC, ठीक है, मान लीजिए सपोज ये RBC इसमें डाल दिया, ये क्या है RBC। तो आपको पता है कि इसका कंसंट्रेशन क्या, लेस देन 0.91% W/V NaCl सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो RBC के अंदर जो सॉल्वेंट है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, मोर कंसंट्रेशन होगा, मोर कंसंट्रेशन। अब मोर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसमें RBC का कंसंट्रेशन मोर है, इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा ना। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब आपको अच्छे से पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। तो मोर कंसंट्रेशन का मतलब उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, तो सॉल्वेंट का क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर क्या होगा, लेस सॉल्वेंट होगा, लेस सॉल्वेंट होगा, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर मोर सॉल्वेंट होगा, ठीक है। और ये जो होता है एज एसपीएम की तरह काम करता है, इसका जो सेल है वो एसपीएम की तरह काम करता है। तो आप जरा सोचिए, इस आरबीसी में जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लेस अमाउंट में है, और जिस सॉल्यूशन में डिप किया है उसका कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सॉल्वेंट का एसपीएम के थ्रू फ्लो होगा वो सॉल्यूशन में से कहाँ जाएगा, इस आरबीसी के अंदर जाएगा ना। अब आरबीसी के जब सॉल्वेंट अंदर फ्लो करेगा तो इसमें क्या होगा, श्रिंकेज होगा या फिर स्वेलिंग होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन इस वाले सॉल्यूशन NaCl के सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल अंदर क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है इस आरबीसी के अंदर। मतलब इस आरबीसी का कंडीशन कैसा होगा, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी। तो कुछ आफ्टर सम टाइम इसमें स्वेलिंग हो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इसका साइज क्या होगा, आरबीसी का बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इसमें से इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगा, ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। थर्ड टर्म है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर नेम से ही पता चल रहा है, मतलब ज्यादा, ठीक है। तो सोल्यूशन which have higher osmotic pressure, with respect to other solution, ये हो गया क्या, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसके एग्जांपल में आप क्या लोगे, आरबीसी ले लेते हैं, आरबीसी प्लस मोर देन, हाइपो में हमने क्या लिया था, लेस देन लिया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर देन 0.91% W/V NaCl सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम डायग्राम से समझे तो ये अब इस बार क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, मोर देन 0.91% W/V NaCl सोल्यूशन ले लिया, NaCl सोल्यूशन ले लिया। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी हमने इसमें डाल दिया, तो ये क्या है, आरबीसी, ठीक है। तो यहाँ पर केस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है इसका तो जिसमें हमने डिप किया वो क्या है, मोर देन 0.91% W/V NaCl सोल्यूशन है। आरबीसी यहाँ पर जो होगा इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पर लेस कंसंट्रेशन होगा। लेस कंसंट्रेशन का मतलब जरा सोचिए, लेस कंसंट्रेशन का मतलब ये हो गया सॉल्यूट कम होगा और इसमें क्या होगा, मोर सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, मोर होगा। तो क्या होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट जब मोर होगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आरबीसी से किसकी तरफ फ्लो करेंगे, इस सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेंगे। तो जरा सोचिए
इसमें श्रिंकेज आएगा या स्वेलिंग आएगा? इसमें जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है इसके एसपीएम के थ्रू क्या होगा, आरबीसी से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकल के कहाँ पर आएंगे, सोल्यूशन में आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होगा, श्रिंकेज आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये आरबीसी क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो काम करेगा वो किसकी तरह काम करेगा, हाइपर टोनिक सोल्यूशन की तरह। और यहाँ पर ये आरबीसी जो है वो किसकी तरह काम करेगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरह। ठीक है, आप इसमें ध्यान रखिएगा, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ऐसे सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो। इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 सोल्यूशन लिया, नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 बीकर, एक बीकर ए है, एक बीकर बी है। ठीक है, मान लीजिए सपोज इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई 2 है। अगर दोनों इक्वल हो रहे थे, यहाँ पे 3 केस आएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये किस कंडीशन में आ गया, आइसोटोनिक सोल्यूशन में आ गया। अगर यहाँ पर दूसरा जो केस आएगा, अगर मान लीजिए सपोज पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 हो जाए, तो जिसका ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, और जिसका कम है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, अगर हमने फर्स्ट केस माना कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक एक दूसरे के। अब दूसरा केस हमने मान लिया, मान लीजिए सपोज जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जिसका ज्यादा है वो हाइपरटोनिक और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक था, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इन तीनों सोल्यूशन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग वेन टर्म फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बहुत कैटेगरी के वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हम लोग न सिर्फ फॉर्मूले को याद करेंगे, उस फॉर्मूले को डेरिवेशन भी करेंगे, फॉर्मूला किस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए आप फॉर्मूला नहीं आ रहा था, आपको डेरिवेशन भी, छोटा सा डेरिवेशन है वो भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले रटने से काम नहीं होगा, उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, किस तरह से फॉर्मूले डिराइव होते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू।